चलिए हम लोग साउंड में जो है कुछ फार्मूला है, सबसे पहले कादो से पूछ लिया जाए, है ना। चलिए मिन्नी कुमारी, यस सर। चलिए आप बताइए, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, ये बताना है। सर बढ़ेगा। चलिए ठीक है, आप बताइए जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? सर घटेगा। मोबाइल में घुसने वाला सिस्टम रहता ना, आपको एक आध हापड़ लग जाता, अब तक समझ सर बढ़ेगा सर। न बढ़ेगा न घटेगा, पिछले क्लास में बताए थे, प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है, पिछले क्लास में लिखवाए हैं। यही सॉरी एक सर। टर्म है जिस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यस सर। चलिए चलिए अपना माइक ऑफ कर लीजिए अब। चलिए प्रणव श्री, प्रणव श्री नहीं सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो प्रियांशी, यस सर। चलिए आप बताइएगा, एक इक्वेशन हम यहाँ लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक इक्वेशन है आपका y1 बराबर जो है आपका a साइन kx माइनस ओमेगा टी है। आप बताइए यह वेव जो है किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, ये बताना आपको। यह वेव जो है किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है? सर एक्स एक्सिस। पॉजिटिव निगेटिव के साथ बोलना है। सर पॉजिटिव। वेरी गुड, ट्रिक याद है। चलिए अब आगे, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आप बताएं गौरव, गौरव चलिए आप बताइएगा। हाँ तो आपको फार्मूला बताना है जो पूछ रहे हैं। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर का फार्मूला क्या होता है? जो आपको याद है बता दीजिए। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर का फार्मूला क्या होगा? एयर में सर, अगर मैं बताइए एयर। हाँ एयर में रूट अंडर गामा RT/M। गामा RT/M। देख करके बोले हैं कि किसी से हिंट लेके बोले हैं, ये बताइए अब आप। नहीं सर, उसीलिए तो अपने से एक बोले हैं? बार देख लिया है सही में, ठीक है अपने ठीक से है, बोले अच्छी थे बात सर। है। चलिए तो इसका दूसरा फार्मूला बोल दीजिए, इसी का दूसरा फार्मूला एक था। सर गामा P/ρ। वेरी गुड, सही है, मेहनत कर रहे हैं। माइक ऑफ कीजिए, है ना। चलिए अंजलि राय, यस सर। बताइए। चलिए आप बताइएगा यहाँ पर आप बताइए स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन गैस में ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन गैस में ज्यादा होगा? बोलिए जल्दी से। स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन गैस में ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन गैस में ज्यादा होगा? हाइड्रोजन। आप कैसे कह सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं इस बात को? हम आपका बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अपना प्रूफ यानी थेसिस बताइएगा कि क्यों ऐसा कहे आप, ये बताइए। देखिए हम बताते हैं क्योंकि फार्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है, मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उस गैस में स्पीड ऑफ साउंड कम होगा।
यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए बोर्ड पर, आराम से देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा हम क्या लिखे हुए हैं जो। Yes, sir. समझ गए आगे बात समझ में? तो अपना Yes, माइक sir. ऑफ कीजिए। हाँ, अपना माइक ऑफ कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं ना, आप तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए, बात को समझने की अगर कोशिश की जाए तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अपना काम करते हैं, अरे जो पढ़ना है उसको पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, आज पढ़ना है सुपर पोजिशन ऑफ वेव, है ना? सुपर पोजिशन ऑफ वेव पढ़ना है, बात समझ लीजिए। और आज जो पढ़ाएंगे वो कल फिर से पढ़ाएंगे, मतलब समझ लीजिए। लेकिन कल फिर से पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे वो समझ लीजिएगा, क्योंकि सेम ही चीज एकदम पढ़ाना है ना? देखिए, हेडिंग है सुपर पोजिशन ऑफ टू प्रोपगेटिंग वेव। सुपरपोजिशन of two propagating wave या सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, जो भी लिखिए, है ना? ध्यान से समझ लीजिएगा क्या करना है। देखिए, बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसान होगा, बहुत सिंपल होगा, बस इतना ही समझ लीजिए आप। अच्छा ये बताइए, साउंड बॉक्स बजाते हैं ना, तो हम यहाँ दो गो साउंड का सोर्स रखते हैं। ऐसा है, एक साउंड का सोर्स है यहाँ पर, और इसी से पैरेलल में एक साउंड सोर्स है जो यहाँ पर है, ऐसे है। ये दो सोर्स ऑफ साउंड है ना? ये S1 सोर्स है और ये S2 सोर्स है। यहाँ से वेव निकलेगा इस तरह से, यहाँ से वेव निकलेगा इस तरह से। मान लिया कि एक P पॉइंट है जो हम इसको मिडिल में नहीं लिए हैं, इधर नहीं लिए, कहीं भी एक पॉइंट एब्रप्टली हम ले लिए हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट हम यहाँ ले लिया, तो ये वेव यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये वेव ऐसे जाएगा, दोनों सुपर इम्पोज करेगा। सुपर इम्पोज का मतलब 100% ओवरलैपिंग, एक दूसरे पर 100% ओवरलैपिंग हो जाना, मतलब मिल जाना, मतलब पहचान नहीं सकिएगा, वो अलग एक वो वेव बन जाएगा। मतलब सुपर पोजिशन ऑफ वेव का मतलब होता है 100% एक दूसरे पे ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब यहाँ पर इक्वेशन थोड़ा लिखना पड़ेगा कि आखिर क्या करना चाह रहे हैं हम, जो है ना? तो यहाँ से मान लिया कि कोई एक वेव निकला, उसका इक्वेशन होगा, यहाँ से भी वेव निकला, उसका कोई इक्वेशन होगा, और जा करके यहाँ सुपर इम्पोज करेगा। इस बात को तो आप समझ ही चुके होंगे ना, है ना? तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं वो देखिएगा ध्यान से, अच्छी तरह से, ठीक है? तो यहाँ पर जो करते हैं, यहाँ पर देखिए, लेट y1 बराबर जो है a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। प्लस फाई है, एंगल अलग है उसमें, प्लस क्या है आपका, फाई है, बस इतना समझ लीजिए। आर द इक्वेशन of two wave are the equation of two wave produced by source S1 and S2, है ना? दो सोर्स के द्वारा आपका प्रोड्यूस हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, अब जब सुपरपोजिशन मतलब एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन होता है एक्चुअली, तो y बराबर लिखेगा y1 प्लस y2 लिखेगा। अब y बराबर लिखेगा a1 साइन ओमेगा टी, और y2 बराबर लिखिएगा जो है a2 साइन ओमेगा टी है, ऐसा है। आप प्लस फाई है, दोनों में फेज डिफरेंस का थोड़ा सा अंतर है, मतलब दोनों पे देखिए, फेज एंगल का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में डेवलप करना। तो इस बात को अगर समझने की आप कोशिश करते हैं तो आगे बढ़ते हैं हम, है ना? यहाँ पर y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी रहने दीजिए। अब देखिए, मेन पार्ट ये भी अब चालू हो रहा है साउंड का, ये सब, है ना? जहां से क्वेश्चन का भंडार होता है। a2 साइन ओमेगा टी है,
तो A2 साइन ओमेगा टी की जब बात कीजिएगा इसमें A2 साइन ओमेगा टी का, तो इसको क्या कीजिएगा ना, अपने मन से अंदर में A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला पर ये टूटेगा, तो A2 साइन A इंटू कॉस B, देख लीजिए, और प्लस A2 कॉस A इंटू साइन B। देखिए हम तोड़ दिए यार, कुछ नहीं किए हैं, देखिए ध्यान से। अब जरा गौर कीजिए, रेड से अंडरलाइन कर रहे हैं, इसमें भी साइन ओमेगा टी है और इस टर्म में भी साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी से अगर कॉमन ले लिया जाए तो बाई बराबर आ जाएगा A1 प्लस A2 कॉस आई, देख लीजिए ध्यान से, और यहाँ लिखेगा A2 साइन कॉस ओमेगा टी लिख देते हैं। देखिए बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बात को समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, उस बात को। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए गौर से अगर समझते हैं आप, तो इसको हम एक टर्म मान रहे हैं अपने मन से, यहाँ डेरिवेशन का यही रूल है, लेट A1 प्लस A2 कॉस फाई। देखिए चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म सर कहिए कैसे है, इनिशियल फेज एंगल है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री जो भी होगा तो कांस्टेंट रहेगा, और A1 A2 एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, फंक्शन में टाइम के साथ केवल ओमेगा है, इसीलिए इतना बराबर मान लेते हैं कैपिटल A कॉस थीटा, मान लेते हैं थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा मान लेते हैं, और A2 साइन फाई भी कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं A साइन थीटा मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस इक्वेशन को, पहला इक्वेशन को, इसको दूसरा मान लीजिए, है ना, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए पहले, देख लीजिए ध्यान से, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो इसको जब स्क्वायर करके ऐड किया, इक्वल वाले के इस साइड और इक्वल वाले को उस साइड लिखेंगे, तो इसको जब लिखिएगा तो लिखिएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई, देख लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, A प्लस B के होल स्क्वायर पर टूटेगा, देख लीजिए ध्यान से, और फिर इसका वाला भी तो इधर लिखना पड़ेगा प्लस में, A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, देख लीजिए ध्यान से, इसका स्क्वायर भी इधर लिखें, इसका स्क्वायर भी इधर लिखें, अब इक्वल का साइन देंगे तो इसका स्क्वायर उधर लिखेंगे तो लिखेंगे A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जो हम लिखे हैं, देख लीजिए ध्यान से। अब जरा गौर कीजिए, इस टर्म में और इस टर्म में क्या समानता है, A2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई, सिर्फ इधर बच रहा है, देख लीजिए ध्यान से, आप देख सकते हैं इसमें से इसमें टर्म से जब कॉमन आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो A2 स्क्वायर केवल बच जाएगा, A1 स्क्वायर ये था और बच गया ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई सर, और उधर से जब A स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिएगा तो A स्क्वायर जैसा ही कॉमन लीजिएगा तो उधर भी 1 हो जाएगा, यानी मतलब ये बच जाएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ तक में किन्हीं को किसी तरह का प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए। हमने कहा यहाँ पर किसी को भी किसी तरह की कठिनाई है तो हमको बतला सकते हैं सर। तो आगे बढ़े, ये डेरिवेशन याद भी करना है, बस इतनी सोच लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3-4 चैप्टर में एकदम एक साथ इंपॉर्टेंस अपना बतलाता है, बस इतना ही सोच लीजिएगा। देखिए और कल फिर यही डेरिवेशन को दोबारा हम रिपीट करेंगे एकदम 100% सेम तरीके से,
है ना, मतलब 0.1% भी इधर उधर वो नहीं जाएगा। देखिए हम इसको अभी छोड़ रहे हैं इतना दूर, क्यों छोड़ रहे हैं वो आप बात समझते होंगे, हम क्यों छोड़ रहे हैं जो, ठीक है, क्योंकि हमको पीछे वाला से जरूरत पड़ेगा। लेकिन एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि एम्पलीट्यूड जो आ रहा है वेक्टर सम आ रहा है। देखिए इसीलिए बोले थे सुपरपोजिशन वेक्टर एडिशन है। देखिए फार्मूला क्या है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव जो हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव जो हो गया, रिजल्टिंग वेव जो हो गया वह ए बराबर जो हो गया अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 cos फाई आ गया। देख लिए ध्यान से। और आपको पता है ये वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला है, याद कीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos थीटा। यानी आप कह सकते हैं सुपरपोजिशन ऑफ जो वेव हुआ वो वेक्टर एडिशन ही है। क्योंकि देखिए हम मैथ से चले थे, लेकिन फॉर्मूला कौन सा आया वो सोचिए। अब नाउ अब क्या करते हैं वो देखिए ध्यान से। इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। तो इतना बराबर क्या लिखे थे, देख लीजिए ध्यान से। इतना बराबर आप लिखे हैं ये, तो लिखिएगा बाई बराबर लिखिएगा a cos थीटा और प्लस ये देखिए a cos, इसके बदले a cos थीटा लिखा है, तो साइन ओमेगा टी था ही पहले से। देखिए इसके बदले लिखेंगे a साइन थीटा, a साइन थीटा, और ये तो पहले से cos ओमेगा टी था ही। तो जानते हैं ये बाई बराबर जो आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा आ गया। तोड़िए ना, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। देख लीजिए ध्यान से, यानी कि इस दो वेव को जोड़े तो यह भी एक वेव आया, और उसका इक्वेशन देखिए ये है। मतलब कि दो वेव सुपर इम्पोज होकर के एक वो अलग वेव बन गया। तो आप कैसे पहचान पाइएगा कि दो वेव आ रहा था। और ये खेल जो है ना होते रहता है कहाँ, सभी जगह। आप लोग क्लास में 4 गो मिलके बतियाते हैं, तो उसका रीजन यही है कि सब वेव ऊपर सुपर इम्पोज कर जाता है। तो मास्टर को लगता है कि सब क्या बतिया रहा है, किसी का आवाज नहीं समझ में आता है, सब वेव एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है, साउंड वेव। आप बताइए आपके रूम में लाइट का जो है ब्राइटनेस 2 मरकरी के बाद क्यों बढ़ता है, तो लाइट में भी यही चीज पढ़ाएंगे, वेव वहां भी चल रहा है अभी। तो लाइट में क्या होगा, अब 2 सोर्स होगा लाइट का। आप रूम में एक बल्ब जलाइए फिर दूसरा बल्ब जलाइए, तो देखिएगा ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। क्यों, दोनों वेव जहां टकरा रहा है वहां सुपर इम्पोज होगा, कुछ तो वैल्यू बढ़ाएगा घटाएगा, और वो एक नया वेव के जैसा बिहेव करेगा। आप 5 गो मरकरी जला दीजिएगा, मरकरी का फोटो मत लीजिए किसमें, कैमरा में, मोबाइल में, केवल दीवार का फोटो लीजिए। आप कभी एक मरकरी जला के दीवार का फोटो लीजिए, तो आपको कैमरा क्या बताएगा कि उसमें 4 गो मरकरी जल रहा है, लेकिन ये जरूर बताएगा कि ब्राइटनेस ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो सुपर पोजिशन ऑफ वेव यहाँ जो है वही लाइट वेव में भी सुपर पोजिशन है। आप होम थिएटर में कम से कम कितना बॉक्स होता है आप लोग को पता होगा, बोलिए जल्दी से। होम थिएटर 4 होता है मिनिमम, 4 6 8 ऐसे होता है। 4 बॉक्स होता है। चारों बॉक्स एक जगह रखिएगा कि अलग अलग कोना में रखिएगा, अलग अलग कोना में। क्यों, सुपर इम्पोज करने के लिए। लेकिन आपके सिलेबस में 3 वेव का सुपर इम्पोजिशन नहीं पढ़ना है, एडवांस लेवल तक में सोच लीजिएगा 2 ही तक का पढ़ना है। क्योंकि 2 को तो जोड़ने में मैथ में इतना हालत खराब हुआ, अभी इतना मैथ नहीं आता कि 3 को जोड़ के एक अलग वेव बना दीजिएगा आप। आए बात समझ में। इसलिए आपके सिलेबस में अभी 2 ही वेव का पढ़ना है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। और नहीं तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज जाइएगा तब टेंशन लीजिएगा, 4 गो वेव एक के साथ जोड़वाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब 2 वेव जब सुपर इम्पोज करेगा तो वह भी एक नया वेव बनेगा, और उसके एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, उसके एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा वह हर हाल में वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होगा। अब सोच लीजिए, हर हाल में वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कह रहे हैं। यहां तक में किन्हीं को किसी तरह का प्रॉब्लम है तो बोलिए। और एक्चुअली अगर रियल
रियल में एक और फॉर्मूला होता है। तब तो अगर ये हो गया तो ऑल्सो यहाँ पर लिख देते हैं। कौन बताएंगे वेक्टर? किनसे पूछे किनसे पूछे किनसे पूछे? चलिए प्रियांशी से पूछते हैं। आप बताइए प्रियांशी, माइक ऑन कीजिए। आप बताइए वेक्टर एडिशन में ये वाला फॉर्मूला आपको याद था? Yes, sir. उसमें वो tan थीटा बराबर ही कुछ फॉर्मूला आता था, वो फॉर्मूला क्या था वो बोलिएगा। दो वेक्टर के ऐड करने के बाद ये रिजल्टेंट में फॉर्मूला था, देखो tan थीटा भी आता था, वो बोलिए क्या होता है? tan अल्फा या tan थीटा जो भी आप पढ़े थे, So बोलिए। भूल गए। भूल गए? सर कौन बताएंगे? हम चलिए बोलिए निन्नी सबसे पहले। सर tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। वेरी गुड, एकदम सही है आपका। माइक ऑफ कर लीजिए। tan अल्फा बराबर होता था b sin थीटा, तब b के बदले a2 है, तो a2 sin थीटा के बदले sin फाई यहाँ हो जाएगा, अब बाई a1 प्लस a2 cos थीटा, तो cos फाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगेगा वहां पर, ये भी फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल होगा, आप सोच लीजिए। अब देखिए एक्चुअल अगर रिजल्टेंट इक्वेशन का वेव लिखना चाहते हैं तो ए के बदले वाला पूरा टर्म लिखिए। यहाँ पर ए के बदले अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos फाई और अब इसके बाद साइन लिखाएगा, थोड़ा बड़ा लिखेगा नहीं तो पता चलेगा कि इसके ब्रैकेट में साइन आ गया। साइन अलग से है, देखिए ये है, और इसके ब्रैकेट में थोड़ा बड़ा कैपिटल लेटर लिखिएगा, ये वाला ऐसे, और ओमेगा टी लिखिएगा। आप प्लस ये थीटा के बदले क्या लिखिएगा? ये वाला थीटा, तो tan इनवर्स, आप ब्रैकेट के अंदर क्या a2 sin फाई बाई a1 प्लस a2 cos फाई और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। ये हुआ रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ वेव का फॉर्मूला थी आपका, ऐसा होगा। देख लीजिए ध्यान से, ये वेव का इक्वेशन हो गया आपको, इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, मतलब कि इसको अलग अलग ऐसे याद रखिएगा, मेन यही याद करने में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन हाँ, ए का वैल्यू ये होता है और थीटा का वैल्यू वहां से आएगा, वो बात समझ लीजिएगा। कल इसी वेव को फिर से डिराइव करेंगे और बीच बीच में जो टर्म आ रहा है उसको पूछेंगे, इसलिए इसको याद करके रखिएगा। आज सेम चीज लिखेंगे कल, एकदम 100%। चलिए तो आगे मैं बढ़ूं, है ना? ऐसे ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि दो जगह एक ही चीज जब दो बार पढ़ेंगे, है ना, तब तो समझ में आ ही जाएगा हर हाल में। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और बात समझने की कोशिश करते हैं, है ना? तो टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा? जब समझ में आ जाएगा तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद लीजिए ये डेरिवेशन जो बताए। एक बात बताइए, इंटेंसिटी वर्ड आप लोग समझते हैं? इंटेंसिटी बार बार हम बोलते रहते हैं, इंटेंसिटी इंटेंसिटी Yes, sir. इंटेंसिटी, क्या हिंदी बताइएगा इसका? अंग्रेजी भी बता सकते हैं सिनोनिम्स के टर्म में, बोलिए। प्रभाव, इफेक्ट। इंटेंसिटी मतलब प्रभाव होता है या इफेक्ट होता है। जैसे अभी इस कैमरा की इंटेंसिटी बढ़ गया, नया मोबाइल खरीदाया है, समझ गए ना आप लोग? फीस जल्दी जल्दी जमा कर दीजिएगा सब लोग। देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब होता है इफेक्ट। एक मरकरी रूम में जलाइए, इफेक्ट कम होगा, इंटेंसिटी कम होगा, ब्राइटनेस कम होगा, ठीक है? दो मरकरी जलाइए, इंटेंसिटी ब्राइटनेस इफेक्ट सब बढ़ जाएगा। या ज्यादा वाट का जला दीजिए तो भी आपका बढ़ जाएगा। उसी तरह से रूम में भी होता है, उसी तरह से रूम में भी होता है। हम लोग बतियाते हैं, आप बताइए क्लास में आप लोग क्या करते हैं? सब लोग धीरे धीरे बतियाते हैं, सब लोग बहुत धीरे धीरे बतियाते हैं, लेकिन मास्टर को कैसा लगता है? आज जो बाहर खड़ा रहता है उसको कैसा लगता है? सब कचर कचर कर रहा है, एकदम रोड तक आवाज चला जाता है। क्यों? आप जो बतिया रहे हैं, आपका दोस्त जो बता रहा है, आपके बगल वाला जो बतिया रहा है, आपके पीछे वाला बतिया रहा है, सब वेव सुपर इम्पोज कर जाता है। अब सोचिए कि आप बोलते हैं धीरे धीरे, ये तो बात पता चल रहा है। उसी तरह से लाइट में सोचिए,
अब 5 वाट का नाइट बल्ब है, नाइट बल्ब रूम में 100 जला दीजिए तो इंटेंसिटी नहीं बढ़ जाएगा। आप सोच लीजिए, नाइट बल्ब आप जलाते हैं रात में एकदम हल्का 5 वाट वाला, तो 5 वाट वाला जला दिए। आप 5 वाट वाला आप 100 बल्ब जला दीजिए, 50 बल्ब जला दीजिए, तो आपको मरकरी से ज्यादा लाइट देगा, रूम में ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगा, क्योंकि सारा बल्ब का जो लाइट आ रहा है ना वो क्या करेगा, सुपर इम्पोज होकर इंटेंसिटी बढ़ा देगा, सुपर इम्पोज होकर क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ा देगा। तो जो फेनोमेना साउंड में हो रहा है वही फेनोमेना लाइट में होगा। आप बताइए, रूम में रहते हैं तो एगो मरकरी जलाते हैं, पार्टी सार्टी में जाते हैं तो एक ही रूम में 4-5 गो मरकरी जलता है, बर्थडे पार्टी मनाते होंगे आप, याद कीजिए, है ना। तो इधर से लाइट उधर से लाइट लटका दिए, क्यों, ब्राइटनेस इंटेंसिटी इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। तो इंटेंसिटी मतलब वही होता है इफेक्ट को बढ़ाना। अब ये साउंड में भी वही कंडीशन है और लाइट वेव में भी वही कंडीशन है, दोनों वेव में एक ही कंडीशन है। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करते हैं सीधा, इंटेंसिटी ऑफ वेव is directly proportional to the amplitude of wave. Amplitude of wave का स्क्वायर, देख लीजिए ध्यान से, और शॉर्ट में लिखिएगा डेट इज करके। इंटेंसिटी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्क्वायर होगा। और जब इक्वल कीजिएगा तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा, बस इतना ही तो होगा। तो ये हुआ दोनों का रिलेशन। इस रिलेशन को याद कीजिएगा, एम्पलीट्यूड जिसका जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा, बस समझ लीजिए, इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं अब और फिर से सोचते हैं कि आखिर अब क्या होने वाला है। जो अब अभी अभी हम लोग पढ़े हैं वी नो डैट, हम लोग अभी अभी पढ़े वी नो डैट, क्या पढ़े हैं, तो एम्पलीट्यूड बराबर होता है A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 cos फाई। अभी पढ़े आप लोग का अंडर रूट पढ़े थे, लेकिन इधर स्क्वायर दे दिए, तब कोई गलती किए हैं, देख लिए तो नहीं गलती किए हैं। अब बताइए ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, आई बटा के होगा, तो इसके बदले लिखते हैं आई बटा के, लिख दिए हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप निकाल रहे हैं, रिजल्टिंग इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होगा उसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं। देखिए आई बटा के हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से यहाँ। अब A1 बराबर क्या लिखिएगा, I1 बटा के लिखिएगा, A2 बराबर क्या लिखिएगा, I2 बटा के लिखिएगा, और ट्वाइस, अब ए है ये स्क्वायर था तब ना, ए स्क्वायर बराबर आई बटा के आया था, तो ए बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट हो जाएगा, वो I1 बटा के हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, I2 बटा के हो जाएगा, और cos फाई हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से। अब देखिए नीचे अंदर रूट में के स्क्वायर है, तब बाहर आएगा तो के आ जाएगा, और के कॉमन के कट जाएगा। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा I1 होगा, I2 होगा, 2 होगा, रूट अंडर होगा, I1 होगा, I2 होगा, और cos फाई होगा। यह है इंटेंसिटी दो वेव के लिए। हम बार बार कर रहे हैं, आपके सिलेबस में दुए वेव के लिए पढ़ना है, ज्यादा के लिए नहीं पढ़ना है। बल्ब 2 को जलाइए, साउंड बॉक्स 2 को बजाइए, बस वहीं तक लिमिटेड सिलेबस है आपका, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं। बस इतना ही सोच लीजिए, इससे ज्यादा को सुपर इम्पोज करने का आप मैथ ही नहीं पढ़े अभी तक, ठीक है। और न पढ़ेंगे, बाद में जब पढ़ेंगे तब ज्यादा सुपर इम्पोज करवाइएगा। अब बायोलॉजी वाला कोई सा मतलब ही नहीं, इतना ही सा मतलब है। तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव होगा I1 प्लस I2, मतलब दो बल्ब है, एगो 10 वाट का एगो 20 वाट का, तो उसका इंटेंसिटी अलग होगा। और देखिए लाइट के केस में इंटेंसिटी का एगो फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए ध्यान से, इंटेंसिटी ऑफ वेव का मतलब जानते क्या होता है, आई बराबर एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, आप पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला आप याद कीजिएगा। अब बताइए इसी को कोई कोई जानते क्या लिखता है, पावर ऑफ सोर्स पर यूनिट एरिया। देख लीजिए ध्यान से,
और पावर ऑफ सोर्स पर देखिए दिमाग भी आना पड़ेगा, यहाँ बहुत मिक्स क्वेश्चन आता है। पावर ऑफ सोर्स पर यूनिट एरिया, पावर ऑफ सोर्स मतलब बल्ब का पावर 50 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट जो आप पढ़ते हैं। एरिया क्या लीजिएगा, एरिया तो हमको पता नहीं चलता क्या लीजिएगा, आप लोगों को पता चल रहा है क्या एरिया, बताइए कैसा एरिया लीजिएगा। सोचिए क्वेश्चन कैसे बनाइए, जब कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पर दिमाग कैसे भिड़ेगा। तो मैं बताता हूं, देखिए एक बात सुनिए ध्यान से, लाइट के केस में जल्दी समझ में आता है। एगो छोटा सा बल्ब यहाँ जला दीजिए, ये बल्ब छोटा सा बल्ब है यानी सोर्स है ये, ठीक है। अब ये बल्ब एक तरफ लाइट निकालेगा कि चारों तरफ निकालेगा? चारों तरफ। चारों अब वेव फ्रंट बनाएगा कि नहीं वो? पिछली बनाएगा क्लास में बताया। तो अगर ये चारों तरफ यहाँ तक का वेव फ्रंट बनाया, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ तक का वेव फ्रंट बनाया तो इसका रेडियस R1 मान लीजिए। तो ये कैसा वेव फ्रंट बना, रिंग के जैसा कि स्फीयर के जैसा? स्फीयर। स्फीयर। तो एनर्जी आने की स्फीयर पूरा वॉल्यूम में फैलता है, लाइन में एनर्जी नहीं फैलता है। तो यहाँ पर बना, और एक जो है यहाँ पर हम बना रहे हैं ये इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R2 है। अब बताइए एक बात सुन लीजिए, पहले हम दो चीज को एक साथ समझाते हैं, जल्दी से बताइएगा। ये बल्ब जल रहा है वो, ये R1 दूरी है, मतलब 1 मीटर का दूरी है। R1 बराबर लिख दीजिए कि 1 मीटर है, और R2 बराबर है 5 मीटर है। अब बताइए यहाँ लाइट का सोर्स है, तो 1 मीटर की दूरी पर ज्यादा लाइट देगा कि 5 मीटर की दूरी पर ज्यादा लाइट होगा? 1 मीटर की दूरी पर ज्यादा देगा। लाइट का इंटेंसिटी इंटेंसिटी का जो प्रभाव है, लाइट का इंटेंसिटी का जो प्रभाव है 1 मीटर की दूरी पर ज्यादा होगा इस सोर्स से कि 5 मीटर की दूरी पर ज्यादा होगा? 1 मीटर की दूरी पर ज्यादा। सेम कैसे होगा? तो हम अपने रूम में जला देते हैं लाइट अपने घर पर, आपके घर पर पहुंच जाएगा बाईपास में लाइट, टेंशन खत्म। नहीं, सेम अगर होता इंटेंसिटी यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमको इस मोबाइल से पढ़ाने की जरूरत पड़ता? हम तो यहाँ से पढ़ाते सीधा, आप बोलते आवाज भी आपके पास पहुंच जाता, लेकिन नहीं पहुंचता है। इसलिए इंटेंसिटी जैसे से डिस्टेंस घटेगा बढ़ते जाए। देखिए हम ये प्रूफ कर रहे हैं इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को कैसे फॉलो करता है वो प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ डिस्टेंस है R1 है। अब बताइए यहाँ का स्फीयर का एरिया क्या होगा? 4 पाई R1 स्क्वायर होगा। तो अगर यहाँ पावर है जो P है, मतलब पावर है 40 वाट का बल्ब आप जले ले हैं, तो पहला बार जो इंटेंसिटी होगा, मतलब इस पॉइंट का इंटेंसिटी, 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 वो पावर बटा 4 पाई R1 का स्क्वायर। स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला यही होता है। और I2 निकाल रहे हैं इंटेंसिटी, दूसरा पोजीशन पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इस पोजीशन पर दूर पर। तो पावर ऑफ बल्ब थोड़ी बढ़ाए, पावर ऑफ बल्ब वही है, और एरिया होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब आप ही बताइए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और इसको याद नहीं करना, इसको समझना है। आप खुद बोलिए ना, इंटेंसिटी इफेक्ट, लाइट का प्रभाव। रूम में 2 वाट का बल्ब जलाइएगा तब ज्यादा ब्राइट होगा कि 200 वाट का जलाइएगा तब ज्यादा ब्राइट होगा? तो जब ज्यादा इंटेंसिटी होगा, बताइए आप ही खुद। तब 200 वाट का जलाइएगा तब, क्योंकि एरिया और एक इंटेंसिटी हर जगह सेम रहेगा। मैंने तो ऐसा नहीं कहा है, इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑलवेज फॉलो करता है। हाँ, इंटेंसिटी सब जगह कहां से, मतलब आप कंफ्यूज कर रहे हैं। एक वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट का इंटेंसिटी सेम होगा, जो इंटेंसिटी यहाँ होगा वही इंटेंसिटी यहाँ होगा, वही इंटेंसिटी यहाँ होगा, वही इंटेंसिटी यहाँ होगा, वही इंटेंसिटी यहाँ होगा। लेकिन जो इंटेंसिटी यहाँ होगा वही इंटेंसिटी यहाँ नहीं होगा। मतलब एक चलिए तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी की अगर बात कीजिएगा तो इंटेंसिटी की बात हम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरह से, उसको समझ लीजिए, है ना। तो इंटेंसिटी जो है आप खुद सोच रहे हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, और पावर ऑफ सोर्स बाय एरिया है। तो अब आप यहाँ से ये बताइए कि जैसे से दूर जाएगा इंटेंसिटी घटते जाएगा, और जो फिनोमेना लाइट का हो रहा है वही फिनोमेना साउंड का होता है।
आप बताइए कि हम क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं तो अगला बेंच वाला को ज्यादा प्रभाव मिलेगा आवाज का, सबसे पीछे वाला को कम मिलेगा, और बड़का क्लासरूम है तब क्या होगा, तब तो और दिक्कत होगा। इसलिए बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ वही डिस्टेंस होता है। और फार्मूला कहां से आया वो समझ लीजिए। पावर ऑफ सोर्स तो बदल सकते हैं आप, जैसे जैसे पावर बढ़ाइएगा तो इंटेंसिटी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप रूम में 5 वाट का बल्ब जलाइए तो आपकी दीवार पर इंटेंसिटी कम होगा, 10 वाट का जले उससे ज्यादा इंटेंसिटी होगा, 100 वाट का जले उससे ज्यादा इंटेंसिटी होगा। बात को समझिए, बहुत सिंपल है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है इस सब चीजों में। देखिए ना कैसे सिंपली समझ में आ रहा है, कहां से कैसे फार्मूला कोरिलेटेड हो रहा है वो समझिए। और इंटेंसिटी का सिंपल मीनिंग है प्रभाव। प्रभाव फिजिक्स में कौन डिपेंड करेगा, तो एनर्जी डिपेंड करेगा। और सेम एनर्जी को कम एरिया में जब डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए कोई कलर ही है, कोई कलर को कम एरिया में पेंट कर दिया सेम ही अमाउंट को, तो ज्यादा डीप कलर हो जाएगा। सेम अमाउंट ऑफ कलर को ज्यादा बड़ा एरिया में पेंट कर दिए तो आपका इंटेंसिटी इफेक्ट घट जाएगा। तो सब कुछ में यही चीज है, आप देख सकते हैं। और जो फिनोमेना लाइट का हो रहा है वही फिनोमेना साउंड का भी होगा। आप सोच लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से समझ लिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वह हर हाल में आपका एरिया पर डिपेंड करेगा और पावर ऑफ सोर्स पर डिपेंड करेगा, दो चीजों पर डिपेंड करेगा। आप अलग रूम में बैठे हैं, कोई अलग रूम में बैठा, वहां से धीरे से बुलाया तो आपको सुनाई दे देता है, तो जोर से चिल्लाता है, यानी अपना पावर बढ़ाता है, अपना एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है हवा में, तब आप सुन पाते हैं। तो इंटेंसिटी का मतलब समझ चुके होंगे। और सेम फार्मूला कल फिर चलेगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो इतना बात समझ में आ गया, ये रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फार्मूला है। क्या है? रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फार्मूला है, बस इतना ही समझ लीजिए। क्या है? रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फार्मूला है। यहाँ पर किन्हीं को कोई कष्ट हो तो बोलिए, नहीं तो ये अब मिटने वाला है। इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ऑलवेज। और आपका जानते हैं ये सेम फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होगा, लाइट में तो यूज होगा करेगा, मॉडर्न में भी यूज होगा। फोटोन की इंटेंसिटी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद कीजिए, कहेगा कि एगो बल्ब है, उससे फोटो इलेक्ट्रिक मिशन हो रहा है 1 मीटर में, 2 मीटर पर रखा हुआ है, अगर उसको 4 मीटर पर कर देंगे तो करंट फ्लो कितना होगा, तो करंट फ्लो हो जाएगा 2 के बदले 4 पर करिए, दुगना डिस्टेंस कर दिए हैं तो करंट फ्लो 4 गुना घट जाएगा। वहां पर आपका ये फार्मूला ये सब पढ़ना, और मेडिकल में तो ये सब क्वेश्चन एकदम दनादन पूछता है, दिमाग लगाइए 2 सेकंड में आंसर निकालिए, और नहीं तो फिर तो मजा आ जाएगा, बनाने के फेर में रहिएगा तो। ठीक है, तो इसको मैं अब मिटाता हूँ, किन्हीं को नहीं पूछना है, सब लोग को समझ में आ गया है ना। देखिए बात को समझते रहिए, कोई कष्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी है, बस इतना ही सोच लीजिए। देखिए बात को समझते रहिए, कोई कष्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी है, बस इतना ही याद रखिए। अब आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है और नहीं है जो। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है उसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब वेक्टर आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, मिनिमम इंटेंसिटी कब होगा। तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि फार्मूला जो था केस फर्स्ट में फॉर मैक्सिमम, याद कीजिए फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी के लिए आई मैक्स के लिए तो कॉस फाई का वैल्यू 1 होना चाहिए, या थीटा बराबर 0 डिग्री होना चाहिए, या फाई बराबर 0 डिग्री होना चाहिए, या 2 पाई यानी कि 360 डिग्री होना चाहिए। याद कीजिए वेक्टर वाला सब यूज कर रहे हैं। तो आई मैक्स जो हो जाएगा आपका I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, 2√I1 I2 हो जाएगा, और कॉस फाई का वैल्यू 1 हो गया। इस आई मैक्स को आप ऐसा भी लिख सकते हैं √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर।
वहां पर आता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद कीजिए, मतलब a प्लस बी आ जाता था मैक्सिमम। उसी तरह से फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, cos फाई का वैल्यू -1 होगा, या फाई बराबर होगा 180 डिग्री, या पाई उसी को कहते हैं। अब आई मीन जब लिखिएगा तो आपको बात पता है कि क्या लिखिएगा, I1 लिखिएगा, I2 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, रूट अंडर I1 I2 लिखिएगा, और cos फाई के बदले -1 लिखिएगा। तो जैसे ही माइनस किया हम माइनस हो जाएगा, तो आई मीन बराबर क्या होगा, अंडर रूट I1 होगा और माइनस अंडर रूट I2 होगा और उसका होल स्क्वायर होगा। यह भी फॉर्मूला याद रखिएगा, और इस साउंड में इतने ही से काम चलेगा। ऐसे कल लाइट वाला हम और ज्यादा इस सब चीज को एलोबरेट करेंगे, क्योंकि लाइट में ज्यादा पढ़ना है, साउंड में थोड़ा कम पढ़ना है, इस सबका क्वेश्चन आता है। लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम 100%। लाइट में ज्यादा पढ़ा देंगे क्योंकि 12th में वो पोर्शन है, और उसमें ज्यादा पढ़ा देंगे तो आपका क्या होगा, ये सब का भी क्वेश्चन बनेगा सेम टाइप से। प्रॉब्लम का टाइप भी सेम होता है, केवल लाइट वेव के बदले साउंड वेव लिखा रहेगा। तो ये था आपका सुपर पोजिशन ऑफ वेव, और सुपर पोजिशन करने के बाद इंटेंसिटी बढ़ता है। इंटेंसिटी मतलब ओवरलैपिंग की जो बात किए हैं वो बढ़ जाता है ना, उसी की बात कर रहे थे हम। तो अब यहाँ गौर से समझिएगा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। देख लीजिए ध्यान से आप लोग, है ना। इसको भी मिटा रहे हैं। अब आगे हम सुपर पोजिशन पढ़ेंगे, जो साउंड वेव में अलग से फिर पढ़ना है, लाइट वेव में वो नहीं है, ठीक है। और यहां से शुरुआत करेंगे, है ना, आगे। देखिए अब हम आपको गिटार सितार कैसे बजता है उसकी बात करेंगे, उसकी डिस्कशन को करेंगे, है ना। ढोलक हो, तबला हो, जो भी हो, गिटार सितार सब में पैक होता है। ओपन कोई सिस्टम है बताइए तो जरा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जिसमें ओपन हो। ढोलक भी बंद रहता है, तबला भी बंद रहता है, हारमोनियम में भी हवा बंद रहता है अंदर, उसमें एगो पर्दा होता है, ऐसे ऐसे करता आगे पीछे, उसको फाड़ दिया तो बजबे नहीं करेगा, है ना। देख लीजिए ध्यान से, क्लोज होना चाहिए सिस्टम, तभी वो काम करता है। और यहाँ तक बता दें आपको, हमारा आवाज भी, मुंह खोल करके कोई बोल के दिखाइए, मतलब बंद नहीं करना, ऐसे है, मुंह खोल के बताइए, कोई बोल के सुना दीजिए हमको, तो खाली निकलेगा कंठ वाला आवाज। मुंह बंद करते हैं बार बार, इसलिए क्यों बंद करते हैं उसका रीजन समझते हैं, ठीक है, वो बाद में समझ लीजिएगा, है ना। और इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप, सोचिए साइंटिस्ट लोग कितना दिमाग लगाता होगा, नहीं कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर देता है ना। तो चलिए, यस सर, बोल के मुंह खोल के बोले हैं क्या आप कि बंद करके? चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव, है ना। मतलब इसमें हम स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन अब निकालना चाहते हैं, बस इतनी समझ लीजिए, है ना। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव क्या होगा उसको बताते हैं, है ना। या स्टैंडिंग वेव केवल हेडिंग बनाइए, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग वेव। देखिए स्टैंडिंग वेव, रुका हुआ वेव, वेव को रोक देंगे पकड़ करके, स्टैंडिंग वेव है ये, है ना। वेव रुकेगा, और रुकेगा तभी वो साउंड में कन्वर्ट होगा। मतलब हम लोग मुंह बंद इसलिए करते हैं क्योंकि साउंड वेव को रोक देते हैं पकड़ के, स्टैंड कर देते हैं, और तब उसकी फ्रीक्वेंसी होता है, इसीलिए स्टैंड करवाया जाता है। तो देखिए सब चीज में तो समझा नहीं सकते हैं, ढोलक तबला पर, ये गिटार सितार वायर पर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए एक यहाँ पर आपका ऐसा है, देख लीजिए ध्यान से, धागा है ऐसा, स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ एक साउंड का सोर्स है S1, यहाँ एक साउंड का सोर्स है S2। देख लीजिए, दो साउंड का सोर्स धागा पर इधर लगा दिए, उधर लगा दिए, है ना। तो दो सोर्स जब डेवलप कर दिए, आज दोनों का सब कुछ सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन छोड़ करके। मतलब ये वेव अगर ऐसे चल रहा है इस पर ऐसे,
तो ये वेव भी ऐसे चल रहा होगा इस पर ऐसे, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, सब कुछ, सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा, है ना। तो देखिए स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना। व्हेन टू वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड speed, equal amplitude speed propagate in opposite direction superimposed with each other then a standing wave formed. आप सीधा सीधा सोच लीजिए, इसको समझने की टेंशन जो है उसको दूर ही कर लीजिए। आप खुद सोचिए, एक वेव इधर से जा रहा है, मान लीजिए कि सोचिए एक नैरो लेन हो, लेन मतलब गली, एक एकदम पतला गली है, उसमें एक ही आदमी पार कर सकता है, एक आदमी से ज्यादा पार करने की क्षमता नहीं उस गली में, क्रॉस भी नहीं कर सकते, एक एंट्री करेगा तो एक हो जाएगा। ऐसा बहुत जगह पटना में गली है ना, कि एक बाइक वाला अगर घुस गया ना तो अपोजिट से घुस गया तो दोनों का बाइक नहीं पार करेगा। अब बात ध्यान से समझिए, अगर दोनों की ताकत सेम हो, दोनों आदमी जो घुसा हो गली में, लंबा गली, दोनों की ताकत सेम हो, अभी कहेगा कि तुम जाओ पीछे, आई कहेगा तुम जाओ पीछे, अब क्या होगा, लड़ाई होगा ना, एक दूसरे सुपर इम्पोज करेगा और जाएगा कोई नहीं आगे पीछे, क्योंकि दोनों की ताकत, एनर्जी, स्पीड सब सेम था, तो वहीं पर वो वाइब्रेट करता रह जाएगा, वहीं पर ऑसिलेट करेगा दोनों एनर्जी लगा के। और जो एक ही पॉइंट पर ऑसिलेट करने लगे, प्रोपगेट नहीं करे, उसी को तो स्टैंडिंग वेव कहते हैं, है ना। तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इसमें अब क्या लिखना पड़ेगा, बाय वन जो है और बाय टू है, दो सोर्स है, वेव प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे बाय वन बराबर लिखेंगे ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी ये वेव किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में, मतलब ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, वेव पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस लिख देते हैं, केवल उधर जा रहा है। एंड बाय टू बराबर है ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। देख लीजिए ध्यान से, अब वो निगेटिव एक्स में जा रहा है, आर सुपर इम्पोज, दोनों को करवा दिए। जब सुपर इम्पोज करवाएंगे तो रिजल्टिंग इक्वेशन बाई जो होगा वो बाई वन प्लस बाई टू के बराबर होगा हर हाल में, ये बात आपको पता है। तो बाई बराबर क्या लिखिएगा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, दोनों लिख दिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये फार्मूला भी होता है, ए कॉमन ले लीजिए, ए चूंकि कॉमन है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। मैथ के कोई बहादुर स्टूडेंट हैं जो इस फार्मूला को बताएंगे, फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, साइन ए प्लस बी, दोनों का फार्मूला क्या होता है, बोलिए क्या कॉस बोले, ए कॉस बी, कॉस ए कॉस साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, चलिए होगा साइन ए कॉस बी
2 sin A इंटू कॉस बी होगा। तो हम पूरा लिख देते हैं एक ही बार, ट्वाइस ए साइन, सॉरी 2a साइन ए मतलब kx और cos b हो जाएगा, यानी ओमेगा टी हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, ये फार्मूला होता है। और जिनको फार्मूला नहीं याद है ना, साइन ए माइनस बी पर तोड़िएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस इंटू साइन बी होगा, वो वाला टर्म माइनस है। इसका भी लिखिएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी यही लिखाएगा, और बाद में प्लस आएगा कॉस इंटू साइन बी, तो प्लस वाला दोनों टर्म कट जाएगा, अब बच जाएगा 2 बार ऐसा साइन ए इंटू कॉस बी 2 बार, इसलिए 2 से आ गया ये फार्मूला। तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। देखिए गौर से समझिएगा, ये हुआ इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, ध्यान से समझिएगा। ये क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, ये इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव हो गया। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए ये इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव हो गया। अब क्लियरली समझ लीजिए कुछ बातें और, यानी इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव हो गया, इस बात को समझ लीजिए कि कैसे कैसे है। तो दो वेव में रिलेशन समझ लीजिए आप, यहीं पर ध्यान से समझ लीजिए। बाई बराबर अगर ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी रहे, प्लस रहे या माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस ओमेगा टी रहे या प्लस माइनस फाई रहे, जो भी रहे, ये रहे या न रहे उससे मतलब फाई तो इनिशियल फेज होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है इक्वेशन ऑफ प्रोपगेटिंग वेव। यह क्या है, इक्वेशन ऑफ प्रोपगेटिंग वेव, यानी ये है इक्वेशन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी में रहे और के एक्स और ओमेगा टी अलग अलग साइन कॉस में रहे, तो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव होता है। यानी सोच लीजिए बाई बराबर अगर रह जाए ऐसा, 2a रहे चाहे नहीं, 2a का वैल्यू दिया रहे उससे मतलब नहीं, a भी दिया रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फार्मूला में आ गया। लेकिन 2a को अगर कोई टर्म a डैश मान लेगा तो क्या कर सकते हैं उसमें, आप क्वेश्चन में तो कुछ भी कर सकता है आपके साथ, हो है ना, उसको कहते हैं फिर इसमें धोखाधड़ी, है ना, बहुत तरह से हो सकता है आपके साथ धोखाधड़ी। और उस धोखाधड़ी से बचने के लिए देखिए क्या हुआ, ट्वाइस ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर बात अगर समझ लीजिएगा तो ये जो हो गया ट्वाइस ए साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी, ये स्टैंडिंग वेव हो गया, क्योंकि ये दोनों एक साथ फंक्शन नहीं है, यहाँ अलग अलग के साथ हैं। तो स्टैंडिंग वेव को भी पहचानने का तरीका, अब स्टैंडिंग वेव बहुत तरह का हो सकता है, साइन के एक्स और साइन ओमेगा टी भी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। ऐसा भी हो सकता है ट्वाइस से कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है बाई बाई ट्वाइस से कॉस के एक्स और कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है अलग अलग कंडीशन में। आप याद कीजिए मैथ में 4 गो फॉर्मूला होता है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी और 2 इंटू कॉस इंटू कॉस बी, है ना, ये फार्मूला होता है। उसी फार्मूला पर ये सेट कर गया है, देख लिए ध्यान से। यानी कि स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन यही सिर्फ नहीं होगा, ऐसा ही जितना भी कंडीशन रहेगा उसमें होगा। लेकिन बशर्ते यहाँ पर क्या हो रहा है आप खुद सोचिए, यहाँ पर जो हो रहा है आपका साइन और कॉस मतलब के एक्स और ओमेगा टी अलग अलग फंक्शन में है, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन इक्वेशन ऑफ प्रोपगेटिंग वेव में जैसे आप स्पीड ऑफ साउंड वेव निकालते थे वैसे ही यहाँ निकलेगा। वेवलेंथ निकालना रहेगा तो वही के का यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा तो वही ओमेगा का यूज करेंगे, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। किन्हीं को कोई प्रश्न डाउट है तो फिर से बोलिए, एकदम आराम से बोलिए, देखिए टेंशन नहीं लीजिए, एकदम आराम से बोलिए, देख लीजिए। तो इतना बात पहले फिर से मैं एक बात समझा देता हूं, क्योंकि एगो लगता अभी ज्वाइन कर किए हैं, है ना। तो देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर बात समझ लीजिए। ये जो है आपका प्रोपगेटिंग वेव था, प्रोपगेटिंग वेव में क्या होता है, के एक्स ओमेगा टी अलग अलग होता है, के एक्स और ओमेगा टी क्या होता है आपका अलग अलग होता है। लेकिन स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, साइन और ओमेगा टी देख लीजिए कैसे होता है ना। ये प्रोपगेटिंग वेव है, देखिए ये वेव प्रोपगेटिंग था, उसका इक्वेशन प्रोपगेटिंग का ये था प्रोपगेटिंग का इक्वेशन, और दोनों को जोड़ दिए तो ये आ गया स्टैंडिंग इक्वेशन। और स्टैंडिंग इक्वेशन से ही बनेगा आपका गिटार सितार ढोलक तबला सब बजेगा इसी से, इस बात को समझ लीजिए। ट्वाइस से साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये हुआ इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, देख लीजिए। कोई डाउट है, किन्हीं को किसी तरह का प्रश्न पूछना हो तो हम हाजिर हैं, बिना डर
के एक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर डाउट नहीं पूछेगा तो हम आगे तो बढ़ेंगे ही। देखिए अब इसमें दो टर्म है, एक नोड और एंटी नोड। यानी प्लांट बायोलॉजी वाला आ गया, नोड और एंटी नोड। बताइए जी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, नोड किसको कहते हैं? पेड़ पौधा में नोड पाया जाता है, और एंटी नोड कोई नहीं बताएंगे। नोड उसको कहते हैं जहां से पत्ता बगल से निकलता है। कोई भी पेड़ पौधा को देखिए, जहां से पत्ता निकलता है, दो पत्ता निकलता है अलग अलग जगह पर, उसको हम लोग कहते हैं नोड। जहां गांठ बना हुआ रहता है, मोटा हो जाता है थोड़ा सा। और एंटी नोड जो होता है दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह से निकालेंगे। साउंड में भी नोड कहाँ बनेगा और एंटी नोड कहाँ बनेगा, और तब हम धीरे धीरे ढोलक तबला बजाना शुरुआत कर देंगे, है ना। और स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करवाने के लिए ढोलक तबला को क्या किया जाता है? क्लोज किया जाता है। इस बात को समझ लीजिए, ढोलक तबला जो क्लोज रहता है स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन के लिए ही रहता है। तो गौर से अगर समझने की आप कोशिश करते हैं, है ना, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नोड और एंटी नोड, यानी नोड एंड एंटी नोड। एंटी नोड दो टर्म है, उसको समझिएगा ध्यान से। नोड और एंटी नोड को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, बस इतने समझ लीजिए। तो कष्ट तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए एकदम क्लियर कंसेप्ट हो रहा होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा केवल, है ना। देखिए एक धागा है, ऐसे है, जब इसको प्लग कर दिएगा, धागा को टाइट कर दिएगा, रबड़ बनाइए, रबड़ ज्यादा अच्छा है, उसको प्लग कर दीजिए और एक बार खींच के छोड़ दीजिए। जैसे ही खींच के छोड़िएगा तो ये एक वेव भी बना सकता है ऐसे ऐसे, दो भी बना सकता है, 10 भी बना सकता है, 10,000 भी बना सकता है। कब वैसा बनेगा उसकी बात हम करते हैं। देखिए हम इसमें दो ही बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, हम दो ही लूप बनाए हैं। और एक बात बता देते हैं, जितना लूप बनेगा ना उतना फ्रीक्वेंसी होता है। आप बताइए आपका कान जो है 20 से 20,000 के बीच का फ्रीक्वेंसी सुनता है। आप बताइए आपका गिटार सितार जो धागा बजाते हैं, तो सोचिए कि उसमें अगर आपका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा अच्छा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा मधुर आवाज, सुरीला आवाज, है ना। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को ज्यादा डेवलप किया जाता है। तो याद कीजिए गिटार सितार बजाने के लिए बीच में नहीं, गिटार का वायर लंबा होता है, और धागा में क्या उधर जाके बजाता है, एकदम बगल में बजाता है। जितना नजदीक में बजाइएगा वही तो नहीं। मान लीजिए कि इसको जानते हैं कहाँ से बजाए हैं, इस वायर को कहाँ से खींचे, यहाँ से पकड़ के खींचे, एकदम बीचों बीच पकड़ के एक बार खींचे हैं, तब ऐसा बना है ये लूप। और जहां आप हाथ पकड़ लीजिएगा, जहां टच कर दिएगा वहां नोड बनता है। नोड इसको कहते हैं, इस पोजीशन को नोड कहते हैं, नोड NODE। नोड इस पोजीशन को कहते हैं जहां एम्पलीट्यूड 0 हो, या फिर यहाँ ये भी पोजीशन ऑफ नोड हो गया, ये भी पोजीशन ऑफ नोड है, ये भी पोजीशन ऑफ नोड है। और एंटी नोड जो है, एंटी नोड इसको कहते हैं, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला को एंटी नोड कहते हैं। ये एंटी नोड का पोजीशन है, ये वाला जो है एंटी नोड का पोजीशन है। यानी ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है। नोड का मतलब जहां एम्पलीट्यूड 0 हो जाए, यानी वेव जो ऑसिलेट कर रहा है मीडियम पार्टिकल में। और आपको क्या लगता है, हम पिछले क्लास में भी डिस्कशन किए थे साउंड में, कि आपका नोड और एंटी नोड या वेव जो ऑसिलेट करता है, जैसे वेव का फ्रीक्वेंसी, वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना, वही मीडियम पार्टिकल का भी एम्पलीट्यूड होता है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर हम बोल रहे हैं तो मेरा कंठ जो है वो वाइब्रेट कर रहा होगा कुछ दूरी तक। सब लोग का कंठ वाइब्रेट करता है, बोल करके देखिए ना, कंठ पर हाथ रख के, वो वाइब्रेट करता है, जितना एम्पलीट्यूड वो वाइब्रेट करता है ना। और हमसे कंठ के बाद मुंह से जो हवा में साउंड वेव निकला, तो साउंड वेव निकला, तो वह साउंड एनर्जी जो है मीडियम पार्टिकल को भी ऑसिलेट करवाएगा। और वह मीडियम पार्टिकल को जो ऑसिलेट करवाएगा, वह मीडियम पार्टिकल को जो ऑसिलेट करवाएगा ना, उसका भी मीडियम पार्टिकल का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मेरे कंठ के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तब ना वही फ्रीक्वेंसी, वही आवाज आपको सुनाई देगा। और नहीं तो मीडियम बदल देता तो मजा आ जाता फिर, है ना। मम्मी बोलती धीरे धीरे आवाज कुछ किसी और का बदल जाता है, धीरे धीरे दूर जाते जाते। आवाज की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, इसलिए याद कीजिए फ्रीक्वेंसी सोर्स का प्रॉपर्टीज होता है। हम जो बोल रहे हैं
मेरा फ्रीक्वेंसी दुनिया में सबसे अलग फ्रीक्वेंसी है, हमारे जैसा आवाज कोई नहीं निकाल सकता है। इतने सोच लीजिए, सभी का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। सोच लीजिए, सभी का फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है ना। तो फ्रीक्वेंसी और जो ऑब्जेक्ट का मतलब सोर्स का होता है वही मीडियम को होता है, ये बात हम बार बार कहना चाह रहे हैं। आया समझ में? वही क्या होता है आपका मीडियम का भी होता है। तो यहाँ से जो साउंड निकला उसका आवाज का फ्रीक्वेंसी जो है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ भी निकलेगा। और एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, हम लोग जब बोलते हैं तो साउंड वेव निकलता है बाहर, है ना। साउंड वेव को बनाने के लिए पहले, जो सुरीला आवाज को बनाने के लिए पहले हम लोग मुंह बंद करते हैं, हमारे मतलब स्टैंडिंग वेव बनाते हैं पहले, स्टैंडिंग बनाने के बाद ही वो बाहर निकलता है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। यहाँ पर हम कुछ कहना चाह रहे हैं, यानी नोड का मतलब क्या हुआ, नोड का मतलब हुआ पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज मिनिमम और जीरो। पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ a standing wave is zero या मिनिमम आए बस समझ में। तो नोड का पोजीशन क्या हुआ, पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्टैंडिंग वेव इज जीरो। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ नोड। अब बताइए, देखिए इसमें हम पोजीशन भी निकाल देते हैं, आपको एकदम अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि एल है, लेंथ ऑफ वायर है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। एल जो है आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, धागे की लंबाई है, वायर की लंबाई, ठीक है। इसको एक्स के टर्म में हम इंडिकेट करेंगे। यहाँ एक्स बराबर 0 है, हम मेजरमेंट यहाँ से करेंगे। ये देखिए एक्स बराबर 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस है, तो एक्स बराबर 0 है तो हम इसके हिसाब से मेजरमेंट करेंगे। अब आपको पता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव 0 है, तो एक बात और समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव जो है, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव जो था, स्टैंडिंग वेव जो था आपका, वो समझ लीजिए कि क्या था आपका। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव तो था y बराबर ट्वाइस ए साइन के एक्स, पहला वाला लिख रहे हैं cos ओमेगा टी था। अब बताइए कोई भी जिनको आता है, इसमें एम्पलीट्यूड क्या लिखें, ए लिखें कि 2a लिखें कि 2a साइन के एक्स लिखें या 2a साइन के एक्स cos ओमेगा टी लिखें। मैं एम्पलीट्यूड क्या लिखूं स्टैंडिंग वेव का, ये आप लोग बताइए। कोई 2a 2a sin लिखेंगे, kx 2a साइन के एक्स, कौन बोले, फिर से बोलिए। ट्वाइस ए साइन के एक्स किसने बोले हैं? 2a sin kx हर्षिता। अच्छा आप पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ट्वाइस ए साइन के एक्स पूरा एम्पलीट्यूड होता है, याद कर लीजिए। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ बात समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। टाइम के फंक्शन में याद कीजिएगा, टाइम के फंक्शन में जो रहेगा उसको छोड़ करके आपका सारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसलिए फिर से लिखें, ये एम्पलीट्यूड हुआ, ये क्या हुआ, पूरा एम्पलीट्यूड कहलाएगा हर हाल में। याद कीजिए, तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव जो हो गया, हर बार अब साइन केस ही नहीं रहेगा, कॉस केस भी रहेगा, वो भी हो जाएगा। यानी दूसरा इक्वेशन, 4 इक्वेशन अभी लिखे थे ना, तो एम्पलीट्यूड का ये वैल्यू होगा। तो यहाँ पर यानी नोड में क्या है, एम्पलीट्यूड 0 होता है, यानी एम्पलीट्यूड लिख देते हैं एक बार, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव जो होगा, स्टैंडिंग वेव, देखिए सबको अलग अलग मैं लिख रहा हूं क्लियरली कि आपको बाद में कष्ट नहीं हो, बस इतना ही सोच लीजिए। ये एम्पलीट्यूड है, और नोड को फाइंड आउट करने के लिए आप सोचिए, नोड को फाइंड आउट करने के लिए एम्पलीट्यूड को 0 करना पड़ेगा। ट्वाइस ए साइन के एक्स इक्वल टू 0 कर दिए। देख लीजिए ध्यान से, हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ एम्पलीट्यूड को 0 किए हैं। जब एम्पलीट्यूड को 0 किए हैं तो साइन के एक्स बराबर भी 0 हो जाएगा, ये तो मैथ में आपको पता है। अब रुकिए पूछते हैं, ओम प्रकाश कुमार बताएंगे साइन का वैल्यू 0 कब कब होता है, कब होता है ये नहीं पूछे हैं, कब कब होता है ये पूछे हैं, जल्दी से बोलिए।
ओम प्रकाश मैथ के स्टूडेंट, जल्दी से बताइए साइन का वैल्यू 0 कब कब होता है? कब होता है नहीं बोले, इन्हें साइन 0 0 कर दिएगा आप। कब कब होता है ये पूरा बताना है, बोलिए जल्दी से। जब उसका नोट 0 होगा। ओ नहीं बोल रहे हैं, मैथ वाला बताइए, ट्रिगो का पूरा फंक्शन बताइए। 2n+1 पाई क्या होगा, इस तरह का फॉर्मूला बताइए हमको, हिंट कर दिए हैं। साइन का वैल्यू 0 कब कब होता है ये पूछ रहे हैं। 0 और पाई। ये नहीं बोले हैं, हम पूरा फंक्शन n के टर्म में बोले हैं बोलने के लिए। चलिए बोलिए कोई। सर बताएं। हाँ बोलिए। 90 के ऑड मल्टीपल पे साइन का वैल्यू 0 होता है। आप मार खाइएगा, मैं कॉपी से जल्दी से देखिए। हाँ 90 के मल्टीपल में कॉस वाला क्या बोल रहे हैं आप। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर जो होता है साइन का जो वैल्यू 0 होता है ना, वो n पाई पर होता है। और n का नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब इस तरह से 0 पुट कीजिए तो देखिए 0 साइन 0 0 होता है। अगर 1 लीजिए तब पाई आ जाएगा तो भी 0 होगा, 2 लीजिए तब 2 पाई हो जाएगा तो भी 0 होगा, यानी 3 पाई पर भी 0 होगा, मतलब ये होगा। तो साइन का वैल्यू n पाई के मल्टीपल में 0 होता है। और n का वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, और तब तो साइन हट जाएगा इधर से, क्योंकि इधर एंगल लिख दिए हैं, तो ये kx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? kx हो जाएगा। और k बराबर आप बात याद कीजिए, एंगुलर वेव में 2 पाई बाई लेमडा होता है, यानी 2 पाई बाई लेमडा इंटू x बराबर n पाई। पाई से पाई कट गया, x बराबर हो गया n लेमडा बाई 2, यानी ये हुआ पोजीशन ऑफ नोड का हुआ पोजीशन। किसका हुआ? पोजीशन ऑफ नोड निकाल दिया आपको। ये हो गया, देखिए एकदम रेड से घेरे हैं, याद कर लीजिएगा, पोजीशन ऑफ नोड का ये हो गया पोजीशन। अब x पोजीशन बता रहा है तो n का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो 0 पर भी नोड बनेगा, 1 पुट कीजिए तो लेमडा बाई 2 पर नोड बनेगा, 2 पुट कीजिए तो 2 लेमडा बाई 2 पर नोड बनेगा, 3 पुट कीजिए तो 3 लेमडा बाई 2 पर नोड बनेगा, 4 पुट कीजिए तो 4 लेमडा बाई 2 पर नोड बनेगा, और सो ऑन बनते चला जाएगा। कहिए सर आपके बात का प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है? तो प्रमाण देने में तो हम बहुत माहिर हैं, देखिए ध्यान से, एकदम सबूत के साथ देंगे। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर x बराबर 0 है, तो 0 पर देखिए नोड है, और वेवलेंथ में याद कीजिए, हम याद करवाए थे कि यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ होता है एक वेवलेंथ, और आधा जब चलते हैं तो लेमडा बाई 2 होता है। तो देखिए दूसरा लेमडा बाई 2 पर मिला, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेमडा बाई 2 है ना, तो दूसरा मिला। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 2 लेमडा बाई 2 होगा, सो ऑन, जितना लंबा रहेगा जितना वेव बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पोजीशन ऑफ नोड यही हुआ, 0 होगा, लेमडा बाई 2 होगा, 2 लेमडा बाई 2 होगा, 3 लेमडा बाई 2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो लगातार दो नोड के बीच की दूरी क्या होगा? हर हाल में लेमडा बाई 2 होगा। नहीं, लगातार दो नोड के बीच की दूरी हर हाल में लेमडा बाई 2 है, देख लीजिए, याद कर लीजिए। यानी कि यहाँ नोड लेमडा बाई 2, यहाँ नोड लेमडा बाई 2, आगे और भी वेव बना सकते थे, हम बोले तो 2 ही ऊपर समझा रहे हैं केवल, ऐसे इनफिनाइट तक बनते चला जाएगा उसी तरह से सीरीज में। तो नोड का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा वो सोच लीजिए। याद हो गया? हम पूछेंगे अगले क्लास में नोड का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा, फार्मूला हर दिन की भांति पर डे पहले पूछेंगे, ठीक है? तो पोजीशन ऑफ नोड निकाल दिए। अब पोजीशन ऑफ एंटी नोड निकालना चाहते हैं, यानी एंटी नोड क्या होता है वो समझ लीजिए। एंटी नोड क्या? एंटी नोड। तो एंटी नोड किसको कहते हैं? तो पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज मैक्सिमम, है ना? यानी कि आप बता दीजिए पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज मैक्सिमम। देखिए बोल दिए मैक्सिमम लिखे वहां पर। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा ये सोचिए। अब आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा ये सोचिए। तो देखिए
ये तो एम्पलीट्यूड था ट्वाइस साइन के एक्स, इसे बदल सकता है तो साइन केवल बदल सकता है। साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा 1 के बराबर, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a होगा। दैट इज आप लिख सकते हैं ट्वाइस ए साइन के एक्स जो होगा ना वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 होगा, ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू था ट्वाइस ए साइन के एक्स, मिनिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a होगा। इस बात को समझिए अच्छी तरह से, 2a होगा। अब 2a कट गया, साइन के एक्स बराबर आ गया 1, साइन के एक्स बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब कौन बताएंगे, अब कौन बताएंगे, यहां पर ध्यान से वही वाला फॉर्मूला 2n पाई 4n पाई प्लस 1 पाई बाई 2। क्या ऐसे ही लंथन कोई बोल देते हैं यार, एगो कोई बोले वो सही बोले हैं। देखिए चलिए हम लिख देते हैं 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। देख लीजिए ध्यान से, अब n का वैल्यू 0 रखिए तो पाई बाई 2 आएगा 90 डिग्री आएगा ना। जब 90 डिग्री आएगा तो बात समझिए, 90 डिग्री जब वहां पर आएगा 90 डिग्री तो क्या होगा, साइन का वैल्यू 1 होगा, तो वहां पर 1 पुट कीजिए तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। 270 डिग्री वहां भी 1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी कि यहाँ kx बराबर ये वैल्यू आ गया। देख लीजिए ध्यान से, इसके आगे तो हम लिख नहीं सकते हैं। देखिए मीटिंग कटेगा तो हम वहीं पर छोड़ देंगे, याद कर लीजिए, ये अगर एंटी नोट खत्म हो गया तो। अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं इधर से, आप लोग बाद में इसको लिख लेंगे, यहाँ से मैं मिटा रहा हूं इसको क्योंकि इसकी अब जरूरत है हमको। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पर अगर बात कीजिएगा तो वहां हो गया 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स बराबर हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो गया, पाई पाई कट गया तो एक्स बराबर हो गया 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4 हो गया। और n का वैल्यू आपको 0 से चालू करना, 0 1 2 3 इस तरह से। देख लीजिए ध्यान से, अब पोजीशन ऑफ एंटी नोड कहाँ होगा, पोजीशन ऑफ, देखिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ एंटी नोड, पोजीशन ऑफ एंटी नोड की बात कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ एंटी नोड क्या क्या हो गया, तो एक्स बराबर हो गया क्या आपका, वो सोच लीजिए। एक्स बराबर अगर यहाँ 1 पुट कर 0 पुट करते हैं तो लेमडा बाई 4 पर आएगा, अगर 1 पुट करते हैं तो 3 लेमडा बाई 4 आएगा, अगर 2 पुट करते हैं तो 5 लेमडा बाई 4 आएगा, फिर आ जाएगा 7 लेमडा बाई 4 आ जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, इतना ही होगा। देख लीजिए पोजीशन ऑफ एंटी नोड में, ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ एंटी नोड की अगर आप बात करते हैं, अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं पोजीशन ऑफ एंटी नोड में, तब आप गौर कीजिए यहाँ से क्या होगा। ये वाला आपका दूरी लेमडा बाई 4 होगा, देखिए ना यहाँ से यहाँ तक लेमडा बाई 2 है तो उसका आधा लेमडा बाई 4 पर होगा, ये लेमडा बाई 2 है और फिर लेमडा बाई 4 तो 3 लेमडा बाई 4 पर हुआ, यानी कि यहाँ से पोजीशन जो है लेमडा बाई 4 पर है, 3 लेमडा बाई 4 पर है, उससे 5 लेमडा बाई 4 पर होगा। ये पोजीशन ऑफ नोड और ये पोजीशन ऑफ ये एंटी नोड और पोजीशन ऑफ नोड, देखिए दोनों का वैल्यू है, लेकिन है ना डिस्टेंस बिटवीन टू नोड हो या एंटी नोड हो, दो लगातार नोड और एंटी नोड हो, एंटी नोड दोनों का वैल्यू लेमडा बाई 2 होगा। याद कर लीजिए, दो लगातार नोड के बीच की दूरी और दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी घटाइए तो लेमडा बाई 2 ही आएगा हर हाल में। देख लीजिए ध्यान से, और इसमें कुछ नहीं, सब याद करना पड़ेगा। दो लगातार नोड के बीच की दूरी भी लेमडा बाई 2 होगा, दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी भी लेमडा बाई 2 होगा, और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड क्या होगा, एंटी नोड क्या होगा आप लोग सोचिए, डिस्टेंस में नोड और एंटी नोड क्या होगा आप लोग सोच लीजिए, तो लेमडा बाई 4 हो जाएगा। सर लेमडा बाई नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगा, लेमडा बाई 4 हो जाएगा। 2 लेमडा बाई, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाइएगा, यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा, लेमडा बाई 4 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से,
नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4, दो नोड के बीच की दूरी λ/2, दो एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2। इतना बात एकदम याद करना पड़ेगा, तब अगले क्लास में मजा आ जाएगा। बस इतना ही याद रखिएगा। तो आज का क्लास अब यहीं पर एंड होता है, ठीक है? यहीं पर क्या होता है? एंड होता है, ठीक है? तो अगले क्लास में